मीनवाइल जो हम हुकाम इंडियन हुकाम के विजिट देख रहे हैं चाइना के तवातर से, फिर ब्रिक्स की साइडलाइन पे प्रेसिडेंट शी से मुलाकात भी हुई नरेंद्र मोदी जी की, फिर हमने अजीत डोवल साहब का विजिट देखा, राजनाथ का देखा, अभी हाल ही में जयशंकर भी मुलाकात करके आए हैं वहाँ अपने हम मनसब के साथ, और उन्होंने इस बात की ज़रूरत पर जोर दिया है कि जो चाइना के साथ हमारे मामलात हैं या तनाज़ात हैं उन्हें वंस फॉर ऑल सॉल्व हो जाना चाहिए। इस इंटेंशन के साथ वो बातचीत कर रहे हैं। तो वाकई इंडिया संजीदा दिखाई दे रहा है कि चाइना के साथ मामलात रिजॉल्व हो जाए, या फिलहाल वो प्रेशर नहीं चाहता चाइना की तरफ से किसी किस्म का? वो प्रेशर नहीं चाहता चाइना की तरफ से। इंडिया के जो मामलात हैं विद चाइना वेरी सीरियस। देखिए ये काफी ठीक ठाक 1962 में जंग हुई थी, नेहरू का जमाना था। उसके बाद 2020 के बाद ये जो अपर नॉर्थ वहां जो लड़ाई हुई है इट वाज क्वाइट सीरियस जी। और अब जो चाइना ने रिसेंटली इंडिया की एक प्रोविंस से ऊपर वाली जो प्रोविंस है अरुणाचल प्रदेश, उसका हिस्सा जो है वो कहते हैं ये तो चाइना का, वो कहते हैं इंडिया का है ही नहीं। ऊपर से चाइना धमकी दे रहा है उनको कि अगर पाकिस्तान का पानी आपने रोका तो हम भी आपका पानी रोक सकते हैं जी। मतलब ये तरीके होते हैं ना बताने के। तो इंडिया हैज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद चाइना, और चाइना बड़ी क्लियर है कि चाइना रशिया और ये साउथ के हिस्सा बन गए हैं, और देयर इज एन अटेम्प्ट कि जी हम एक ऐसा ब्लॉक बनाए जो कि वेस्टर्न ब्लॉक को साइडलाइन करे जी। और वो ऐसे एज आई एक्सप्लेन्ड इन एन अर्लियर प्रोग्राम इंडिविजिबल सिक्योरिटी और वेलबीइंग, बिल्कुल एजेंडे बिल्कुल फर्क है नॉर्थ और साउथ के। तो आई थिंक इंडिया इज इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, और वो उसको समझ नहीं आ रही कि अमेरिका और चाइना को बैलेंस कैसे करना है। और बाय द वे मैं ये फिर से कहूंगा कि हमारे लिए भी ये प्रॉब्लम है कि हम हमेशा अमेरिका का हिस्सा तजारत करते हैं और उधर चाइना से हथियार लेते हैं और लोन्स लेते हैं। तो इसलिए हमारे लिए भी बैलेंसिंग एक्ट है, अब इंडिया के लिए भी बैलेंसिंग एक्ट है, और सूनर और लेटर ये किसी न किसी स्टेज पे यूरोप या अमेरिका ये कहेंगे आपको कि आप साइड्स लें। तो फिर देखना है कि आप क्या करते हैं उस स्टेज पे। जैसे आप सऊदी अरेबिया है या इस किस्म के लोग हैं उनको भी यही कहा जा रहा है साइड्स लें, मगर क्योंकि वो फंसे हुए इन एन एरिया जहाँ इजराइल इज अ बिग इंपीरियलिस्ट अग्रेसर, साम्राज्य किस्म की ताकत है, और वो काफी डिस्टेबलाइजिंग इन्फ्लुएंस एंड वेरी पावरफुल, और वो लोग रिस्क नहीं ले सकते। उनके लिए भी बड़े प्रॉब्लम्स आगे आ रहे हैं। जैसे वेस्टर्न सिविलाइजेशन या वेस्टर्न पावर की डिक्लाइन हो रही है और इकोनॉमीज की डिक्लाइन हो रही है रिलेटिवली टू चाइना एंड अदर्स, तो इंडिया हैज टू फाइंड अ प्लेस फॉर इटसेल्फ। क्या इंडिया इधर जाएगा या इधर जाएगा? पाकिस्तान इधर खड़ा होगा या उधर खड़ा होगा? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अफगानिस्तान ने तो फैसला कर लिया है, वो तो चाइना के साथ और रूस के साथ जा रहा है। अब आपने फैसला करना है। ईरान जो है उससे भी फैसला कर लिया कि वो चाइना और रूस के साथ जा रहा है। तो आपके ऊपर वाले सारे मुल्क जो है दे हैव ऑल डिसाइडेड, आप रह गए और इंडिया रह गए। ठीक है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है जिसका नक्शा आप खींच चुके हैं, और आपने अफगानिस्तान का भी तस्करा किया और ईरान का भी। ईरान पर मैं बाद में जाऊंगी, लेकिन मैं पहले अफगानिस्तान के हवाले से ये सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि कल आपने अप्रिशिएट किया था इसहाक डार साहब के स्टेटमेंट को जो उन्होंने SCO के प्लेटफॉर्म से दी जब अटैक किया गया ईरान के ऊपर इसराइल और अमेरिका की जानिब से। बट अभी ये खबर आई है कि वो अमेरिका जा रहे हैं इसहाक डार साहब। अब वो उनका विजिट शेड्यूल्ड है इसी माह में, तो वहाँ से क्या लेकर आएंगे और वहाँ जाकर क्या कहेंगे इसहाक डार साहब? वहां सवाल करेंगे, उनको मीडिया करेगा, और मेरा ख्याल है वो डट के बोलेंगे जो बोलना उन्होंने, जो उन्होंने वहां कहा SCO में वही कहेंगे कि देखे ना हमारा मौक़िफ़ बड़ा सिंपल सा है, लेकिन वी आर अ न्यूक्लियर पावर जी। हम तो रिस्क ले ही नहीं सकते कि हम सपोर्ट करें किसी ऐसे पावर को जो कि एक न्यूक्लियर पावर के ऊपर हमला करे, क्योंकि ये ईरान इज अ बर्डिंग न्यूक्लियर पावर ना, बनने जा रहा था, उसके ऊपर हमले हो रहे हैं उसको रोकने के लिए। तो हमारे ऊपर भी बड़े सैंक्शंस लगे हैं, हमारे ऊपर भी बड़े दबाव आए हैं 90 की दिहाई में, और किसी स्टेज पे आगे भी आ सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रेशर पॉइंट है वेस्टर्न सिविलाइजेशन और वेस्टर्न नॉर्थ ब्लॉक के पास। तो इसलिए आई थिंक हमारी मौक़िफ़ तो बड़ा क्लियर कट है, जो भी अटैक करेगा किसी और मुल्क के ऊपर वी हैव टू अपोज इट। अभी इंडिया ने हमारे पे अटैक किया, सो वी हैव टू अपोज इट। एनी कंट्री दैट अटैक्स अनदर कंट्री, वो वी हैव टू अपोज इट। एनी इंटरवेंशन जो है वो यू हैव टू अपोज इट। हम इजरायली इंटरवेंशन को अपोज करते हैं, अमेरिकन इंटरवेंशन को अपोज करते हैं, इंडियन इंटरवेंशन को अपोज करते हैं, एंड बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द चाइना ब्लॉक व्हिच इज इंडिविजिबल सिक्योरिटी। किसी के ऊपर अटैक वैक नहीं करना, मिलकर बातचीत करके करना है, लड़ाई झगड़े नहीं करने। तो अब तो फलसफा चेंज होता जा रहा है। आई थिंक इसहाक डार साहब ने बड़े सही ये पोजीशन ली है।
अच्छा, जो पोजीशन पाकिस्तानी वजारत ख़ारजा ने ली है, महकमा ख़ारजा के तर्जुमान ने ली है अबाउट अमेरिका का जो एक स्टेटमेंट सामने आया है कि पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर मोस्ट वांटेड शख्सियत हैं अमेरिका के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत करार दे दिया है और उनके ऊपर जो एतराज़ात आयद किए हैं उन्हें रिजेक्ट कर दिया है। सेठ साहब, ये क्या मामला है? इस मरहले पे आकर ईरानी सफ़ीर को मोस्ट वांटेड करार देना, ये कैसी चाल है? ये टिपिकल अमेरिकन प्रेशर है, बोथ ऑन ईरान एंड ऑन पाकिस्तान। और मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा मौक़िफ़ लिया है पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने और इसहाक डार साहब ने कि वो एक सफ़ीर है ऑफ अ फ्रेंडली कंट्री दैट इज़ द विक्टिम ऑफ एन एग्रेशन। और कोई एविडेंस आपने प्रेजेंट नहीं की और आप किसी को टेररिस्ट बना रहे हैं। इन एनी केस ये मसला पाकिस्तान का नहीं है, ये इज बिटवीन ईरान एंड अमेरिका। अगर ईरान यहाँ एक एम्बेसडर भेजते हैं और हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, दैट्स द एंड ऑफ द मैटर। हमारे और कोई तीसरा मुल्क हमें नहीं कह सकता कि फलाने को निकालें या फलाने को रखें। दिस इज बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान, फुल स्टॉप। असल में ऐसा है कि अल्बानिया से इससे पहले जिन 3 शख्सियात के नाम इसमें शामिल किए गए हैं, अल्बानिया से उनमें से एक शख्सियत को बेदखल किया जा चुका है, वो वहाँ सफ़ीर थे। और आपको पता है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में मुल्ला ज़ईफ़ जो अफ़गानी सफ़ीर हैं, उनका वाक़या भी याद है। और अभी हाल ही में हमने एबीगेट अटैक के एक मुजरिम को भी अमेरिका के हवाले किया, शरीफुल्लाह। सो इसको जहन में रखते हुए बहुत से भारत में बात ये की जा रही है कि पर्सोना नॉन ग्रेटा करार दिया जा सकता है या ईरान इन सफ़ीर को वापस बुला सकता है। क्या ऐसा भी होगा? पाकिस्तान दबाव में आ सकता है? मैं समझता हूँ पाकिस्तान कभी भी पर्सोना नॉन ग्राटा नहीं करेगा। अलबत्ता ईरान अगर उसको विड्रॉ करना चाहे तो पाकिस्तान रोकेगा नहीं, उसको कहेगा हाँ आपका एम्बेसडर है, आप बुलाना चाहे बुला लें। बट पाकिस्तान देखे, एक फ्रेंडली मुल्क के सफीर जो कि टेररिस्ट, मतलब है कि उसको अमेरिका कह रहा है कि वो टेररिस्ट है, हम तो नहीं कह रहे कि वो टेररिस्ट, तो इसलिए उसको कंपेयर करना विद मुल्ला ज़ईफ़ और विद समबडी एल्स इज नॉट राइट। वो अफगानिस्तान तो उस वक्त सारा मुल्क को ही वो टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ था ना उन्होंने, तालिबान को सारे टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ था। हम भी कहते थे हाँ दे आर टेररिस्ट। तो इसलिए आई थिंक यू कांट कंपेयर दैट विद दैट। बाकी जो लोग यहाँ पाकिस्तानी थे या कोई बाहर मुल्क से आए हुए थे यहाँ इनकलाब करने के लिए, जैसे उसामा बिन लादेन आए हुए थे वगैरह वगैरह, तो वी हैव नो इश्यूज विद दैट। अगर ग्लोबल टेररिस्ट है और हमारे यहाँ छुपे हुए हैं, बैठे हुए हैं, तो दे कैन बी रिमूव्ड, बट दे वर नॉट डिप्लोमैट्स, दे डिड नॉट एंजॉय डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। ठीक है, इस सिलसिले में हमने मौक़िफ़ देख लिया पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा का। उनकी जानिब से कहा गया है कि काबिल एहतराम शख्सियत सफ़ीर पाकिस्तान में मौजूद। इस पर क्या पेशरफ्त हो सकती है, सेठी साहब का एनालिसिस आपने जाना। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से और भी बहुत से अहम मामलात एक ब्रेक के बाद।